जब व्यवस्था बहरी हो जाए और प्रशासन अंधा, तब न्याय की चौखट पर दी गई एक दस्तक पूरे तंत्र को हिला सकती है। भारत में जनहित याचिका, जिसको PIL कहा जाता है, महज एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि आम आदमी का वह ब्रह्मास्त्र है जिसने सत्ता के गलियारे में बैठे हुक्मरानों को उनकी जवाबदेही याद दिलाई है। ये लेख कानून की क्रांति है जिसने बंद कमरे में होने वाले भ्रष्टाचार से लेकर सड़कों पर बिखरे प्रदूषण तक हर मोर्चे पर सरकार को आईना दिखा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एक बहस जो छिड़ी हुई है उस पर, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा बयान निकल करके सामने आ रहा है कि जनहित याचिका, जिसको PIL कहा जाता है, उसको खारिज किया जाए। लेकिन क्या वाकई में सरकार हर PIL के खिलाफ है, या फिर ऐसी कुछ याचिकाएं हैं जो देश के विकास में बाधाएं बन रही है? आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि PIL, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, यानी कि जनहित याचिका जो है वो क्या होती है, इसका इतिहास क्या रहा है, और एक मामूली से पोस्ट कार्ड से लेकर के भारत के न्याय तंत्र को हमेशा के लिए किस तरीके से इसने बदला है। हम उन बड़े केसों पर भी चर्चा करेंगे जिसमें PIL के माध्यम से सरकार को झुकना पड़ा है और आम जनता की जीत हुई है। PIL क्या है? कानून की भाषा में एक शब्द होता है लोकस स्टैंडी। इसका मतलब होता है कि वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, लेकिन PIL ने इस नियम को बिल्कुल तोड़ दिया है। जनहित याचिका का मतलब है कि अगर समाज के किसी बड़े तबके के अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति या संस्था उनके हक के लिए कोर्ट जा सकती है। ये गरीबों, पिछड़ों और बेजुबानों की आवाज बनने का एक जरिया बना है। PIL के इतिहास की बात करूं तो इसकी शुरुआत भारत में 1970 के दशक में हुई थी। इसके जनक जो है भारत में जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर को माना जाता है। भारत में ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिनमें PIL के माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और सरकार की किरकिरी हुई है। न केवल राज्य सरकारों की बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। पहला मामला है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। ये भारत की पहली PIL मानी जाती है। हुसैन आरा वाली बिहार की जेलों में हजारों कैदी थे जिनकी सजा की अवधि से ज्यादा समय उनको हो गया था जेलों में बंद हुए, और वो भी बिना किसी ट्रायल के। ये भारत में कानून जो है वो एक अलग ही लेवल का है। यहाँ पर अपराधियों पर कानून जुर्म साबित होने से पहले उसको जेल में डाल दिया जाता है, और कुछ अपराधी तो इतने लंबे समय तक जेल में रह जाते हैं जिन पर अपराध भी साबित नहीं होता है। आपने हालिया उदाहरणों में देखा था, संजय सिंह को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, मनीष सिसोदिया को देख लीजिए। इन लोगों पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कितने समय तक जेल में अपना समय बिताया है। तो ये भारत की न्याय व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करता है। अब इस हुसैन आरा खातून के मामले को जब सुना गया तो कि बिना ट्रायल के जितने कैदी बंद हैं भारत में, या फिर जो लंबे समय से बंद है और उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, तो ये एक अखबार की कटिंग के बेस पर एक वकील ने याचिका दायर की थी, और उसका नतीजा ये हुआ था कि 40,000 से ज्यादा कैदियों को जो इस अवधि के दौरान इस टेन्योर को पार करते थे उनको रिहा किया गया था। नहीं तो वो उनमें से सैकड़ों कैदी जेल में ही मर जाते। दूसरे मुद्दे की तरफ मैं लेके चलता हूं, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार। यहां तो हद ही हो गई थी। एक कैदी जो है उसने एक कागज के टुकड़े पर चिट्ठी लिख करके जस्टिस भगवती को जेल में हो रहे टॉर्चर को लेकर के लिखा था, और कोर्ट ने उस चिट्ठी को ही PIL मान लिया था। इसे एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है।
और उसके बाद में सरकार ने जो फैसला दिया वो एक अलग ही लेवल का था। उन्होंने कैदियों पर होने वाले टॉर्चर को रोकने के लिए फैसला दिया था कि जेल में कैदियों को अनावश्यक टॉर्चर नहीं किया जाए, उनकी जान को भी एक सामान्य जान की तरह माना जाए। आपने देखा होगा हाल ही में थोड़े दिनों पहले इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर जेल के अंदर एक कैदी मर गया और उसके घर वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, उसको खाना नहीं दिया गया, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आपने परसों के दिन ही मद्रास हाई कोर्ट का फैसला सुना होगा, इसमें तमिलनाडु के पुलिस थाने के 9 पुलिस अधिकारियों को सजाए मौत दी गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उनके द्वारा हवालात में एक पिता और पुत्र की जो है वो हत्या की गई थी मारपीट कर। ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर कोर्ट संज्ञान लेता है, लेकिन जब किसी का पक्ष रखने के लिए पैसे नहीं हो तो सरकार उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती, कोर्ट तक मुद्दे पहुंच नहीं पाते हैं तो उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ऐसे भी पीआईएल आई है जिन्होंने भारत की सरकार को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक नई इबारत लिखने का काम किया है, विसाका गाइडलाइन, जो 1997 में बनी थी। इसमें यह बात दी गई थी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन शोषण होता है उसको रोका जाए, और उसके लिए कोई कानून नहीं था। एक पीआईएल भंवरी देवी केस, आप जानते हो, बहुत चर्चित केस था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विसाका गाइडलाइंस जारी करी थी, जो आज के पॉक्सो जो एक्ट है, पोस्ट जो एक्ट है, उसका आधार बनी। अब हर कार्यस्थल पर जहां पर महिलाएं वर्क करती है वहां पर शिकायत के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई जाती है, पुरुषों के बीच में अगर महिला काम करती है तो। और अगर किसी प्रकार की महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार होता है तो वो उस समिति को शिकायत कर सकती है। जिला स्तर पर भी समिति होती है, और ये अधिकार दिया है महिलाओं को अपनी सेफ्टी के लिए हर उस डिपार्टमेंट में, सरकारी और प्राइवेट कंपनी के अंदर जहां पर पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा हो। तो ये गाइडलाइन बनाई गई थी, विसाका गाइडलाइन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसके बाद में एक और केस बना जिसने पीआईएल के जरिए सरकार को हिलाया, एमसी मेहता बनाम भारत सरकार। पर्यावरण के क्षेत्र में पीआईएल एक वरदान साबित हुई है। गंगा की सफाई हो या फिर दिल्ली में सीएनजी बसों की शुरुआत हो या फिर ताजमहल को प्रदूषण से बचाना हो, इन सबके पीछे एक पीआईएल का ही हाथ रहा है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ही हाथ। 2G घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई पीआईएल के जरिए ही लड़ी गई है। इस याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े लाइसेंस रद्द किए थे और सरकार की जवाबदेही तय की थी। आपको अच्छे से पता है, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। एक राइट टू फूड ये एक्ट जो लागू किया गया है, ये भी पीआईएल की वजह से लागू हुआ है। राजस्थान में अकाल के समय अनाज गोदामों में सड़ रहा था, लेकिन लोग भूखे थे। एक पीआईएल के बाद ही पूरे देश में मिड डे मील और राशन की व्यवस्था मजबूत हुई। तो पीआईएल में इतनी ताकत है, अब सरकार को आपत्ति क्यों है इससे, पीआईएल से, वो समझने की कोशिश करते हैं। सरकार अक्सर कहती है कि पीआईएल का दुरुपयोग हो रहा है। अब दुरुपयोग कैसे हो रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करना। अब इसको जो है पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम दिया जाने लगा है, या फिर पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाने लगा है। अब आप समझिए शब्दों के अर्थ को। सरकार का तर्क है कि कई बार विकास कार्यों, जिनको सरकार विकास कार्य बोलती है, जैसे कि हाईवे या फिर डैम का निर्माण हो, उनको रोकने के लिए जानबूझकर के पीआईएल डाली जाती है। इससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है। ये कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी भी होती है। हाल में कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना भी लगाया है, उन लोगों पर जिन्होंने पब्लिसिटी के लिए याचिकाएं दायर की थी। याचिका खारिज की जाए ऐसे मामलों पर कोर्ट सख्त हो गया है, लेकिन कौन सी याचिका जनहित में है और कौन सी निजी हित में है, ये तय करना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। दोस्तों, एक सामान्य बात बताऊं तो पीआईएल भारतीय संविधान का एक ऐसा हथियार है जिसने गरीब को राजा के सामने खड़ा होकर के लड़ने की ताकत दी है।
हालांकि इसका दुरुपयोग गलत है, लेकिन इसकी अहमियत को कम नहीं माना जा सकता। अगर पीआईएल नहीं होती तो शायद आज भी हजारों कैदी बिना ट्रायल के जेल में चढ़ रहे होते, हजारों व्यक्ति प्रदूषण के जहर से मर रहे होते, हमारे फेफड़ों में और जहर घुल रहा होता। क्या आपका मानना इस मुद्दे पर यह है कि सरकार जो कह रही है कि पीआईएल को खत्म किया जाए, ये सही है? मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। सरकार ने पीआईएल को रद्द करने का फैसला क्यों करना चाहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि सरकार का उद्देश्य है विकास कार्यों को करवाना। विकास कार्य करवाने के लिए क्या करते हैं? पर्यावरण का विनाश करना। अब आप कोई सा भी बड़ा प्रोजेक्ट देख लीजिए, हैदराबाद के जंगलों को देख लीजिए, हसदेव के जंगलों को देख लीजिए, झारखंड के जंगलों को देख लीजिए, तमिलनाडु के जंगलों को देख लीजिए, हर स्टेट के अंदर। अभी थोड़े दिनों पहले राजस्थान में अरावली को देख लीजिए। आखिरकार सरकार विकास विनाश के बदले क्यों चाहती है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि हर एक बड़ा प्रोजेक्ट धन्ना सेठों को जाए और जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाए उसकी याचिका को रद्द कर दिया जाए, ताकि सरकार का जो पैसा है वो सरकार को मिल जाए उन सेठों के जरिए, और उनको जो काम करवाना है बदले में सेठों को जो मिलने वाला है वो उनको मिलता रहे। आप कल्पना करके देखिए, अगर अरावली की 100 मीटर की पहाड़ियों वाली परिभाषा लागू होती तो अरावली में क्या होता? माइनिंग होती, अरावली की पहाड़ियों को ध्वस्त कर दिया जाता। अब अगर अरावली नहीं रहेगी तो देश के एनवायरनमेंट में कितना असर पड़ेगा, आपके लिए सोचने का विषय है। एक तरफ तो सरकारें चाहती है कि एक पेड़ मां के नाम, हर सरकार बड़े बड़े दावे करती है हम पर्यावरण में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक भारत का पर्यावरण सुधरा नहीं है। आज तक भारत की कोई भी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कोई भी प्रदूषण से रहित नहीं है, जबकि इनके नाम पर करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है, करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। आज तक एक भी व्यवस्था नहीं सुधरी है। ताजमहल के मामले में जरूर एक्शन लिया गया था, जब ताजमहल का रंग बदल रहा था तो वहां पर आसपास लगने वाले उद्योग धंधों को सुप्रीम कोर्ट ने हटवाया कि इनको शहर से बाहर रखा जाए ताकि इसका कलर जो है उस पर इफेक्ट नहीं आए। लेकिन आप एक तरफ मॉन्यूमेंट्स को संरक्षित करने की बात करते हैं तो मॉन्यूमेंट्स से भी ज्यादा जरूरी होता है इंसान, और इंसान के लिए ज्यादा जरूरी होता है पर्यावरण। अगर आप पर्यावरण को ध्वस्त करेंगे और पर्यावरण को विनाश के बदले आप विकास चाहिए तो ऐसा विकास किस काम का? अगर जल जंगल जमीन यही सुरक्षित नहीं है तो विकास किस काम में आएगा? किसको चाहिए ऐसा विकास? आप तय कीजिए, क्या पीआईएल को खत्म करना तानाशाही की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? मैं एक क्लियर स्टैंड ले रहा हूं इस विषय पर, क्योंकि मेरा मानना है पीआईएल अगर खत्म हो गई तो सरकार की मनमानी चलेगी। जो सरकारें चाहेंगी वैसा वो अपनी मनमर्जी से कर सकेंगी। एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति किसी भी स्थिति में उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। इसलिए आप अपना विचार जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या पीआईएल को खत्म किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं किया जाना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर अपना संज्ञान लेगा ही सही। सुप्रीम कोर्ट जो भी तय करेगा वो सबको मान्य है, सम्मान्य है। भारत का सुप्रीम कोर्ट है और पूरे देश में इसके द्वारा बनाए हुए कानून लागू होते हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या निर्णय लेता है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन हमारा पक्ष है, हिंदुस्तान की आवाज है कि इसको खत्म नहीं किया जाए। जय हिंद।